वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल ट्रिप पर, इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ कैश बुक की नई वीडियो में। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था सब्सिडियरी बुक यानी कैश बुक, और कैश बुक में हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ कि सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक कैसे बनती है, वो हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ने जा रहे हैं उसी चैप्टर का नेक्स्ट और एडवांस लेवल, और ये आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है और मैक्सिमम मार्क्स का आना है। दूसरी बात ये कि भाई आज ये कैश बुक ख़त्म, आज हम कैश बुक का चैप्टर फिनिश कर देंगे और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक की। यानी हमने कैश बुक तो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिया था, बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक की। यहाँ डबल कॉलम या टू कॉलम का मतलब क्या है? विद बैंक। विद बैंक का मतलब क्या है? तो छोटी सी बात आपको पहले बता दूं, फिर आगे चलते हैं। जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, कैश में माल खरीदता है या बेचता है, नगद में कोई भी सामान खरीदता है बेचता है, तो नगद की पेमेंट क्या होती है? आप करेंसी नोट की फॉर्म में दे सकते हो या ले सकते हो, कैश दिया या कैश लिया। लेकिन ज्यादातर बिजनेस ये कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो कैश को अच्छा मानते ही नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की हैं कि उनको कैश में करना ही नहीं चाहिए, तो फिर किस तरह से करें? वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करें। तो बात क्या है? बात यह है कि कैश और बैंक हमारे लिए दोनों के दोनों ही इक्विवेलेंट्स हैं, दोनों एक जैसे एक दूसरे के बराबर है। इसलिए जैसा ट्रीटमेंट कैश के साथ होता था वैसा ही ट्रीटमेंट बैंक के साथ भी होगा। इसीलिए हमने बैंक को भी कैश बुक में दिखाया। अलग से बैंक बुक नहीं बनाते, बल्कि कैश बुक ही बनाते, उसी के अंदर दिखा देते हैं कैश की ट्रांजेक्शन को भी और बैंक की ट्रांजेक्शन को भी। क्योंकि बैंक का मतलब है बैंक में जमा हमारा पैसा, हमारा अकाउंट। अगर उसके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम किसी को ऑनलाइन पेमेंट दे देते हैं, किसी को चेक इशू कर देते हैं, या कोई हमें चेक दे देता है, कोई हमारे बैंक में ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जी, इसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कि भाई ट्रांजैक्शन होंगी किस तरीके की। मैं आपको बता चुका हूँ कैश की ट्रांजैक्शन होंगी, उसको हम आपको ट्रीटमेंट में आपको बता चुका हूँ, आपको अच्छे से आता है। बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे होंगी? कहता है भाई कि पहली बात तो समझ लीजिए कि जो बैंक है वो इक्विवेलेंट टू कैश है। जिस तरीके से एक 5 रुपए का कॉइन आपको कोई दे दे और एक 5 रुपए का नोट आपको दे दे, इन दोनों की वर्थ बराबर है, दोनों इक्वल है। उसी तरीके से कैश अगर आपको कोई दे रहा है 100 रुपए का और कोई आपको चेक दे रहा है यानी बैंक दे रहा है उसी अमाउंट का, वो दोनों बराबर हैं, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के बराबर है। इक्वल तो नहीं कह सकते हम, बट इक्विवेलेंट है, बराबर जैसे हैं। तो ट्रीटमेंट भी हमको इसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? चाहे वो कैश का ट्रीटमेंट आपको पता है, बैंक का ट्रीटमेंट बताने के लिए ही आज मैं आया हूं आपके पास। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं पहले इस टॉपिक की। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है? कहता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड, हमें चेक रिसीव हुआ, हमें मिला, हमें बिजनेस में हमें मिला, एंड डिपॉजिटेड, हमने उसको डिपॉजिट कर दिया यानी बैंक में जमा करा दिया ऑन द सेम डे, उसी दिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, समझिएगा बच्चे। किसी ने हमें चेक दिया, हमें किसी से पेमेंट चाहिए थी, हमने माल बेचा या डेटर ने पैसे दिए, उसने चेक दिया सुबह 10 बजे कि भाई लीजिए आपका 10,000 रुपए का चेक। हमने वो 10,000 रुपए का चेक सेम डे उसी दिन अपने किसी वर्कर के जरिए, अपने किसी एम्प्लॉय के जरिए बैंक में भिजवा दिया और बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक सीधा हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। जब भी चेक की बात आएगी, अगर हमने रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैंने क्या कहा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि अपने चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट कर दिया तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? कहता है चेक रिसीव, हमें चेक तो मिल गया बट डिपॉजिटेड लेटर, हमने उसको जमा कराया बाद में, बाद में जमा कराया। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी होंगी वो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगी। एक ट्रांजैक्शन दे रखी है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपको 5 अप्रैल की, उस पर लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन है, उसके नीचे किसी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि मोहन चेक वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि भाई जब रिसीव हुआ तब क्या ट्रीटमेंट होगा, जब बैंक में जमा करा तब क्या ट्रीटमेंट होगा, और हम बात तक देखेंगे क्या? जी हाँ, जब भी आप कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले ये देखना है कि जो चेक रिसीव हुआ है उसकी रिसीव के साथ में क्या ऐसा लिखा है कि सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है,
अगर नहीं लिखा हुआ तो पहले पूरे क्वेश्चन को आखिर तक पढ़ लीजिए। अगर मोहन का चेक रिसीव हुआ, उसके बारे में कोई भी ट्रांजैक्शन बाद की किसी तारीख में दे रखी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। तो ये सेकंड बात हो गई कि अगर चेक रिसीव हुआ बट डिपॉजिटेड लेटर है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। रिसीव करते टाइम अलग ट्रीटमेंट होगा और डिपॉजिट करते टाइम अलग ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ दो ट्रीटमेंट होंगे इसके, क्योंकि एक दिन हमें चेक रिसीव हुआ और फिर कुछ दिनों के बाद हमने उसको जमा कराया, तो दो अलग अलग दिन का ट्रीटमेंट है। दो अलग अलग दिन के ट्रीटमेंट को हम ध्यान से समझेंगे धीरे धीरे। बात समझ में आ गई बच्चे? आगे चलते हैं। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है ट्रांजैक्शन को बताने का। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि चेक रिसीव्ड, हमने चेक रिसीव किया बट नो इंफॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी क्वेश्चन में, यही नहीं बताया कि डिपॉजिट कब करा, बस लिखा हुआ कि चेक रिसीव हुआ। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, सोहन से चेक रिसीव हुआ, जमा सेम डे कराया, नहीं लिखा हुआ। उसके बाद की ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी, वहां पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा? तो इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। ध्यान रखिएगा, तीन बातें ध्यान रखें जब भी आपको चेक मिले। इशू करते टाइम हमने किसी को चेक से पेमेंट करी, सिंपल है, उसने एक दिन में कराया, सेम डे कराया, अलग कराया, हमें कोई मतलब नहीं। बट हमें जब चेक रिसीव होगा, हमें जब चेक रिसीव होगा तो दो बातें होंगी, चेक रिसीव हुआ और हमने डिपॉजिट कब कराया, सेम डे करा दिया, ट्रीटमेंट अलग। हमें रिसीव हुआ, हमने डिपॉजिट बाद में कराया, ट्रीटमेंट अलग। चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ट्रीटमेंट अलग। इन तीन बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। आपको बस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि चेक रिसीव हुआ तो आपने डिपॉजिट कब कराया, बस इतनी सी बात देखना, क्वेश्चन खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान टॉपिक है। आपकी अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं कि समझ में जरूर आएगा और एग्जाम में भी जरूर आएगा। और इसी पर बेस्ड एक और चैप्टर है जो भी एग्जाम में जरूर आएगा, मैं उसकी भी बात बाद में करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। तो इसका मतलब ये है कि डबल कॉलम, किसके डबल कॉलम? डबल कॉलम का मतलब होता है अमाउंट के टू कॉलम्स होंगे। अमाउंट के टू कॉलम्स किस तरह से होंगे? यहाँ पर देखिए, एक कॉलम तो है कैश का और एक कॉलम है बैंक का। यहाँ पर आप देखिएगा, एक कॉलम तो हो गया कैश का और एक कॉलम हो गया बैंक का डेबिट में। ऐसे क्रेडिट साइड में भी एक कॉलम हो गया कैश का, एक कॉलम हो गया बैंक का। इसका मतलब ये हुआ अमाउंट के दो कॉलम्स हैं, इसी वजह से इस कैश बुक का नाम है टू कॉलम्स कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। 101% एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो डबल कॉलम कैश बुक का आएगा। चलिए समझते हैं जरा एक क्वेश्चन के जरिए इस टॉपिक को। फॉर्मेट बड़ा ही आसान है, वही फॉर्मेट है जो पहले आपको बताया था। आपको कैश बुक लिख देना है, डेबिट क्रेडिट लिख देना है। बीच में से दो पार्ट करने के लिए मैंने रेड कलर का यूज करा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्रेडिट साइड समझा देता हूं आपको। क्रेडिट साइड में बैंक का कॉलम है, कैश का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर से फिर डेट है। डेबिट साइड में भी पहले बैंक है, कैश है, फोलियो है, पर्टिकुलर से डेट है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना, क्रेडिट साइड में अगर आपने एक्सट्रीम राइट वाला बैंक में रखा है तो बच्चे डेबिट साइड में भी एक्सट्रीम राइट वाले कॉलम को ही आपको बैंक रखना है। यानी ऐसा ना हो कि यहाँ पर बैंक आपने इधर कर दिया, वहां पर बैंक आपने उस साइड कर दिया, ये नहीं करना। आपको बैंक अगर रखना है सेकंड वाला तो सेकंड वाला ही रखना, और फर्स्ट वाला रखना है तो फर्स्ट वाला रखना, दोनों साइड में। बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन के जरिए टॉपिक को समझते हैं। और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है कि आपको एक कैश बुक बनानी है। मार्च 1 की एंट्री में कहता है कैश इन हैंड है ₹12,000, कैश एट बैंक है ₹15,000। ये हमारे पास बैलेंस है। कैश एट बैंक का मतलब है बैंक में हमारे जमा पैसे, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। ये मैंने आपको बताया था, असेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। हमारी गुल्लक खाली थी, पता चला बैलेंस है तो बैलेंस बढ़ रहा है, गुल्लक बढ़ रही है, अकाउंट पैसा बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रही है, तो एंट्री किधर होगी बच्चे? डेबिट साइड में। सबसे पहला बैलेंस लिख दीजिए। बैलेंस है 12,000 और 15,000 रुपए का। चलिए डेबिट साइड में आप इसकी एंट्री कर देंगे 1/3/17, ये लीजिए ऐसे लिख देते हैं 1 मार्च 2017। बैलेंस बीडी है तो आप लिख देंगे बच्चे टू बैलेंस बीडी, आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, कैश का कितना था? 12,000 रुपए, आपने कैश में लिख दिए 12,000 रुपए। और बैंक का बैलेंस कितना है? 15,000 रुपए, तो आपने बैंक में लिख दिए हैं 15,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, बस ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या कहता है। मार्च 2 की ट्रांजैक्शन देखिए, कहता है कैश पेड इनटू बैंक, आपने कैश डिपॉजिट कर दिया, पे कर दिया, इनटू बैंक 11,000 रुपए का। आपने 11,000 रुपए का पैसा, 11,000 रुपए का कैश बैंक में जमा करा दिया।
इस ट्रांजैक्शन को कुछ खास ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसको समझते हैं क्या कहते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से कैश और बैंक दोनों साइमल्टेनियसली अफेक्टेड हो, यानी एक ट्रांजैक्शन हो उससे कैश भी आ जाए और बैंक भी आ जाए, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को, ऐसी एंट्री को क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर एक साथ बैंक और कैश दोनों अफेक्टेड हों। अगर एक बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा घट रहा होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा, यानी एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि दोनों ही असेट्स हैं। असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, असेट्स घटेगी तो क्रेडिट, दोनों असेट्स है। बैंक में पैसा है वो भी असेट्स है, कैश है वो भी असेट्स है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, जो भी बढ़ेगा वो डेबिट में जाएगा, जो भी घटेगा वो क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कैश पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए। कितने रुपए जमा करा दिए? आपने 11,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। चलिए बच्चे देखते हैं क्या एंट्री होगी इसकी। जब आप बैंक में 11,000 रुपए जमा कराओगे तो सर आपके पास से कैश तो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? आपके पास से कैश कम हो जाएगा और आपके बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। मैंने इसको छोटा कर दिया ताकि यहाँ पे आसानी से लिख सकूं। जब आप बैंक में पैसा जमा कराओगे तो बैंक तो बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ा दोगे आप 11,000 रुपए का, बैंक को कर दोगे आप डेबिट। लीजिए बैंक को कर दिया आपने डेबिट, यानी डेबिट साइड में एंट्री करिए। कैश घटेगा इससे, जब आप जमा कराओगे तो अपने गले में से कैश निकालोगे, बैंक में जमा कराओगे तब आपके पास कैश कम हो गया, कैश कम होगा तो कैश को आप कर दोगे क्रेडिट 11,000 रुपए का। लीजिए 11,000 रुपए आपने कैश में से कम कर दिए। इतनी बात क्लियर है? जब आपने कैश कम करा तो उसको आप क्रेडिट करोगे असेट से, अपने बैंक को बढ़ाया, बैंक में पैसे बढ़ गए, आपने जमा कराया तो बैंक को आपने डेबिट कर दिया। यहाँ पर कैश कम हो गया है और यहाँ पर बैंक बढ़ गया है। किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, ये मैं आपको लेजर में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब आप ही देखिएगा बच्चे, ये कैश घटा है, ये कैश घटा है किसकी वजह से? बैंक में पैसा डालने की वजह से। तो यहाँ पर नाम आएगा बाय बैंक अकाउंट। बात खत्म नहीं हुई अभी, अभी मैंने डेट नहीं लिखी। डेट क्या थी? March 3, यानी 3 मार्च 2017, 3 मार्च 2017 बैंक की वजह से कैश घट गया। और ये जो बैंक बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? ये कैश की वजह से बढ़ा है। आप लिख दोगे 3 मार्च 2017, आप लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख दोगे कैश अकाउंट। अरे सर ये तो गलती हो गई आपसे, आपने तो कहा था कि किसी भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। जब हमने पढ़ा था परचेज अकाउंट तो परचेज का नाम नहीं आता था, जब सेल्स अकाउंट तो सेल्स का नाम नहीं आता था, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आता। कैश बुक या कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट की तरह ही है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट कैसे आ गया? कंफ्यूजन है? ऊपर हमने लिखा रखा कैश बुक, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू कैश अकाउंट। ये हमारी प्राइमरी बुक भी है, ये हमारी प्रिंसिपल बुक भी है, बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब बात ये आती है, जब कैश अकाउंट कैश बुक है तो यहाँ पर आपने कैश का नाम क्यों लिखा? यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कैश क्यों आया? तो समझिए जरा कहानी। मैंने अमाउंट कहाँ लिखा है? मैंने अमाउंट लिखा है बैंक के कॉलम में, और नाम किसका लिखा है? कैश का। बस काम खत्म। जब बैंक के कॉलम में लिखा है तो ये बैंक अकाउंट है ना कि कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कैश का नाम आ सकता है। यहाँ पर अमाउंट लिखा है कैश में, कैश में लिखा है तो नाम किसका है? बैंक का। बात समझ में आ गई? जिस भी कॉलम में अमाउंट जा रहा है इसका मतलब ये उसी का अकाउंट है। कैश के कॉलम में अमाउंट जा रहा है तो कैश अकाउंट है, बैंक के कॉलम में अमाउंट जा रहा है तो बैंक अकाउंट है। बैंक के कॉलम में अगर आपने पैसा लिखा तो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आप कैश का नाम लिख सकते हो। अगर कैश के कॉलम में पैसा जा रहा है तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट लिख सकते हो। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अगर कैश के ही अकाउंट में, कैश के ही कॉलम में पैसा लिख रहे हो तो कैश का नाम नहीं लिख सकते आप। बैंक के कॉलम में अगर आप पैसा लिख रहे हो तो बैंक का नाम नहीं लिख सकते आप। हाँ, कैश के साथ में बैंक लिख सकते हो और बैंक के साथ में कैश लिख सकते हो। अब कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब हुआ क्या है कि इस एक ट्रांजैक्शन की वजह से दोनों ही अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए हैं, कैश भी और बैंक भी। और जब दो, मैंने आपको बताया था एक ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट पड़ते हैं, इस ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट पड़ गए यहीं पर, कहीं और जाएगी ही नहीं है। दोनों के दोनों इफेक्ट यहीं पर आ गए तो कोई पेज नंबर नहीं आएगा, इसलिए पेज नंबर में हम लिख देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का सी। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए यहाँ पर सी लिख देंगे ताकि पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सिर्फ यहाँ पर फोलियो का आपको यूज करना है, इसके अलावा फोलियो कहीं पर भी यूज नहीं होगा। जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो आप क्या करेंगे बच्चे? फोलियो वाले कॉलम में कॉन्ट्रा का सी लिख देंगे।
होता क्या है समझिएगा जरा कहानी। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से दोनों अकाउंट मुतासिर होंगे, अफेक्ट होंगे? वो दो चीजें होंगी, या तो बैंक से पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस के लिए, या बैंक में पैसा जमा करा दिया, बस इसके अलावा कोई और रीजन नहीं हो सकता। जब आप बैंक से कैश निकालेंगे बिजनेस पर्पज के लिए, या जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे अपने बिजनेस से, इन दोनों ही सूरतों में, इन दोनों ही कंडीशंस में आपके दोनों अकाउंट अफेक्ट होंगे, अदरवाइज कोई तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। और इन्हीं ट्रांजैक्शन को आप बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोग इसमें बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हो और दो ही कंडीशन में होंगे, या तो बैंक से पैसा निकाल लिया बिजनेस पर्पज के लिए, या बैंक में पैसा जमा करा दिया बिजनेस ने। सिंपल सी बात। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स रुपीज 18,500, 18,500 रुपए का माल बेच दिया। हाफ ऑफ इट्स रिसीव्ड इन कैश एंड हाफ ऑफ इट्स रिसीव्ड बाय चेक विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। हमने 18,500 रुपए का माल बेचा, 18,500 की गुड्स आपने बेच दी, सेल कर दी, ठीक है। जो उसमें अमाउंट मिला है वो आधा आधा मिला। 18,500 रुपए का जब आपने अमाउंट गुड्स बेची हैं तो अमाउंट दो तरह से मिला है आपको, कुछ कैश मिला है, कुछ चेक मिला है। चेक मतलब बैंक होगा। चलिए पहले इसका आधा बताइए। 18,000 के आधे तो सर मुझे पता है 9,000 होते हैं, और 500 के आधे मुझे पता है 250 होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर 2 से डिवाइड करके कर सकते हो। 9,250 रुपए का कैश मिला है और 9,250 रुपए का चेक मिला है। जो चेक मिला है हमें, कहता है उस चेक को हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। देखो क्या लिखा है पे, इमीडिएटली, सेम डे, उसी वक्त, इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक, हमने उसी वक्त बैंक में जमा करा दिया। मैं आपको बताया था 3 तरह की बातें कि चेक कब मिला, कब जमा कराया, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो क्या ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर कह रहा है सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपको चेक मिला, कहाँ से मिला? आपसे मिला, आपने किसी को बेचा, मान लीजिए मोहन को बेचा, आपने उसको बैंक भेज दिया। आप क्यों कह रहे हो कि आपको मिला? वो तो डायरेक्ट बैंक ही चला गया नेक्स्ट तरीके से। चलिए जरा देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, जब आपने माल बेचा है, आपको पैसा मिला, सेल करने से पैसा मिला है, यहाँ पर भी 3 मार्च की ही एंट्री है। आप लिख देंगे बच्चे टू सेल्स अकाउंट, माल बेचने की वजह से पैसा मिला है 9,200 रुपए का, तो मिला है आपको कैश। क्लियर है? 9,200 रुपए का कैश मिल गया और 9,200 रुपए का चेक मिला था, आपने सेम डे बैंक में जमा करा दिया, इसलिए आप सीधा बैंक बैलेंस बढ़ाओगे क्योंकि आपने बैंक में जमा करा दिया उसी दिन। तो इसीलिए उसी तारीख में, तारीख वही तारीख, सेम डे अपने बैंक भी बढ़ा दिया। बात क्लियर है? सेम डे अपने बैंक में जमा करा दिया इसलिए आपने बैंक बढ़ा दिया। अगर आपने सेम डे बैंक में चेक जमा नहीं कराया होता तो क्या करते? तो जब कंडीशन आएगी तब बात करेंगे। अभी पहले मैं आपको ये वाला शौक नहीं दे रहा अभी, है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, कहता है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जयराज फॉर रुपीज 7,000, 7,000 रुपए का माल जयराज को हमने क्रेडिट पर बेचा है। अरे सर ये एंट्री आएगी कैश में? कैश बुक में क्या इस एंट्री की रिकॉर्डिंग होगी? नहीं होगी। उधार का कोई लेना देना नहीं है, या तो पैसा आए या पैसा जाए, तो हम इसको काट देते हैं। लीजिए ये एंट्री कहीं नहीं जा रही है, लो जी काट दिया हमने इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, जयराज सेंट अ चेक इन फुल सेटलमेंट, हमने 7,000 रुपए का माल बेचा था, जयराज ने चेक भेज दिया हमें। कितने रुपए का चेक भेजा है? 6,900 रुपए का। जयराज को देने कितने थे? 7,000 रुपए। दिए कितने? 6,900 रुपए। हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने देने थे, कितने दिए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इस बात से कि पैसा कितना मिला। हमें मिले 6,900 रुपए, तो हमें 6,900 रुपए से मतलब है। जयराज ने हमें मार्च 8 को एक चेक दिया है 6,900 रुपए का। अब हमें ये नहीं लिखा बस क्वेश्चन में कहीं पर भी कि सेम डे डिपॉजिट करा कि नहीं करा, तो सेम डे तो डिपॉजिट नहीं करा जब नहीं लिखा हुआ। तो अब आगे तक पढ़ते हैं, क्या किसी और डेट पे जमा हुआ है कि नहीं, पढ़ते हैं। अरे सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, मार्च 12 पे ही लिखा हुआ है जयराज चेक वॉज सेंट टू बैंक। हमने 8 तारीख में जयराज से चेक रिसीव करा और 12 तारीख में बैंक में जमा करा दिया। ध्यान रखिएगा, रिसीव करा है अलग तारीख में और जमा करा है बाद में किसी और तारीख में। अब क्या सीन होगा ये देखिए, समझिए जरा कहानी। जब हमें चेक रिसीव हुआ, हमने बैंक में जमा नहीं करा, तो बैंक बढ़ा दें क्या? 8 तारीख में बैंक बढ़ा दूंगा? अगर मैंने 8 तारीख में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया तो बैंक वाले कहेंगे पागल आदमी, हमारे पास चेक जब नहीं आया, हमने तो तेरा बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं करा, तूने अपने पास से कैसे बढ़ा दिया? गलत हो जाएगा।
चेक तो हमारे पास है, बैंक में जाने के बाद ही तो पैसे मिलेंगे, बैंक में तो हमने भेजा ही नहीं, तो वो गलत हो गया। फिर क्या करें सर? अभी उस चेक का क्या करें? क्या वो ऑर्डिनरी पेपर है क्या कि आप उसको कहीं भी फेंक दो, चलो कोई बात नहीं बाद में उठा लेंगे? वो इक्विवेलेंट टू कैश है, वो कैश के बराबर है। उसमें अगर 6,900 रुपए लिखे हैं तो वो 6,900 कैश के बराबर है। आप उसको संभाल के अपने वॉलेट में रखेंगे, अपनी पॉकेट में रखेंगे, बिजनेस के गल्ले में रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? वो कैश के बराबर है ना। तो इसलिए जब वो चेक रिसीव हुआ हमें, तो उसको आप कैश मानिएगा कि वो कैश मिला। और जब आप उसको बैंक में जमा करा रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि कैश, आप चेक जमा नहीं करा रहे, आप वो कैश जमा करा रहे हो। दो बातें, जब हमें चेक रिसीव हो रहा है तो क्या मानना है हमें उसे? जब वो चेक रिसीव हो रहा है तो हमें उसे मानना है कैश। किस कंडीशन में? सिर्फ उस कंडीशन में जब डिपॉजिट की डेट कोई और हो। तो क्या करना है? चेक रिसीव हुआ तो कैश मान लिया, जब जमा करेंगे तो उसे क्या मानेंगे कि कैश को ही जमा करा है। चलिए देखिए जरा ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें मिला है 8 तारीख में चेक, तो 8 तारीख की आप एंट्री करेंगे टू जयराज। हमें जयराज से मिला है ये, टू जयराज अकाउंट। मैंने आपको बताया था जिसका भी नाम आएगा तो अपोस्ट्रोफी के साथ में अकाउंट लिखना है। जयराज से पैसे मिले। अगर आपने 6,900 रुपए यहां लिख दिया बेटे तो ये गलत हो गया। आपने बैंक को तो पैसा भेजा ही नहीं है, तो बैंक कैसे बढ़ा दोगे आप? तो बैंक तो नहीं बढ़ा सकते, ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट ये है नहीं, तो इक्विवेलेंट टू कैश है। मैंने आपको पहले बताया था ये इक्विवेलेंट टू कैश है, तो इसलिए आप क्या करेंगे? 6,900 रुपए का आप कैश बढ़ा देंगे। मिला था चेक, ध्यान रखिएगा, मिला था चेक, बट हमने क्या करा? कैश में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि हमने इस तारीख में बैंक में जमा नहीं कराया, हमने उसको कैश की तरह गले में रख लिया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ सर ऐसा कि हमने 12 तारीख में बैंक में जमा करा दिया। 8 के बाद 12, 9, 10, 11 हमने कुछ नहीं करा, 12 तारीख को जमा करा दिया बैंक में। जब आप 12 तारीख में बैंक में जमा करेंगे तो फिर आप बैंक बढ़ाएंगे। ये लो जी, 6,900 रुपए आपने बैंक में बढ़ा दिए। यहां पर कुछ नहीं है तो मैंने इसलिए डैश लगा दिया। आप कहोगे सर एक बार कैश भी बढ़ गया, एक बार बैंक भी बढ़ गया, तो गलत नहीं हो गया? बात आपकी बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर जब आपने 6,900 रुपए का बैंक बैलेंस बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कैश भी तो घटाओगे। जो कैश की फॉर्म, जो चेक था आपने कैश मान के रखा हुआ था, उसको जब लेकर के जाओगे बैंक में जमा कराने के लिए तो वो कैश भी तो घटेगा आपके पास से। जब आपके पास से वो कैश घटेगा तो आप क्रेडिट कर दोगे कैश को 6,900 रुपए का। ये बात समझ में आ गई तो बताइए मुझे बस। चेक रिसीव हुआ, आपने कैश माना, फिर उस चेक को अपने बैंक में जमा कराया, बैंक बढ़ा दिया और कैश घटा दिया। बात क्लियर है? चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये जो कैश घटा है किसकी वजह से घटा है? ये चेक घटा, ये कैश घटा है बैंक की वजह से, तो आप लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। और डेट क्या थी बच्चे? ये सर डेट थी 12 तारीख, 12 मार्च 2017। और ये जो बैंक बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? अभी तो बताया था आपको, ये बढ़ा है 12 मार्च को, 12 मार्च को कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट। अरे ये तो सर कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जी हाँ, दोनों अकाउंट अफेक्ट हुए। हमने सिर्फ चेक जमा कराया बट कैश भी अफेक्ट हुआ है, बैंक भी अफेक्ट हुआ है, तो फिर से वही कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमें फोलियो के कॉलम में कॉन्ट्रा का सी लिखना ही होता है, ये मैंडेटरी है। यानी जब एक ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट हो जाए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब जल्दी जल्दी कराता हूं, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मार्च 14 को क्या कहता है? कहता है बोट गुड्स फ्रॉम इकबाल एंड इशूड अ चेक टू हिम इमीडिएटली ₹8,500। हमने इकबाल से माल खरीदा 8,500 रुपए का, उसे चेक इशू कर दिया। तो भाई क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, मैं डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ। एंट्री है मार्च 14 की, ये लो जी, 14 मार्च 2017 आपने माल परचेज करा, तो आप लिख दीजिएगा बाय परचेजिस, बाय परचेजिस अकाउंट। हमने इकबाल से खरीदा या किसी से भी खरीदा, हमने अगर पैसा दे दिया तो हमें से मतलब नहीं है कि इकबाल था कौन था। कितने रुपए का खरीदा? 8,500 रुपए का। हमने 8,500 रुपए का चेक दे दिया तो हमारा बैंक बैलेंस घट गया 8,500 रुपए से। बात क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिएगा, कहता है बोट गुड्स फ्रॉम मुरली ऑन क्रेडिट। हमने मुरली से माल खरीदा है क्रेडिट पे, उधार खरीदा है। तो सर उधार की तो एंट्री नहीं करते हम, या तो कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए, इसको तो छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। मार्च 19 को क्या कहता है? कहता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कन्नापन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹2,000। हमें कन्नापन से कुछ अमाउंट लेना था 2,000 रुपए का, बट उसने हमें 1,975 रुपए दिए, हमें से मतलब नहीं है।
हमें मतलब नहीं कितने लेने थे, हमें तो जितने मिले वो बताओ, हमें 1975 रुपये मिले, बात खत्म। अब ये उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि हमने जमा कब कराया, तो हमारी क्या ड्यूटी है, उसने ये नहीं बताया कि जी सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को एंड तक पढ़ना होगा ये देखने के लिए कि इसको किसी और डेट में जमा कराया कि नहीं कराया। चलिए देखते हैं, आगे कहता है ड्रॉ कैश, ये भी नहीं है, पेड विनोद ये भी नहीं है, इसका मतलब इस चेक के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 3 बातें, ये वाली मैंने आपको बताया था कि अगर चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट कर दिया सेम डे तो हमने क्या करा, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था। अगर चेक रिसीव हुआ बट जमा कराया लेटर तो हमने क्या करा, हमने रिसीव करते टाइम इसको क्या माना, रिसीव करते टाइम हमने उसको कैश माना, और डिपॉजिट करते टाइम क्या करा सर, हमने उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। बात क्लियर है। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या कहता है, चेक रिसीव हुआ बट नो इन्फॉर्मेशन गिवन, नो इन्फॉर्मेशन गिवन तो मानकर चलेंगे कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। यहां ये अजम्पशन होगी, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानकर चलेंगे कि सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया होगा। बात खत्म। चलिए जी आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें चेक रिसीव हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम कन्नापन इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2000 1975 1975 रुपए का चेक रिसीव हुआ है, हमारे पास तो पैसा आ गया। कुछ नहीं बता रहा, तुम क्या मानकर चलेंगे कि हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया होगा। चलिए जी आप लिख देंगे टू कन्नापन, मैं डेट देखना भूल गया था क्या डेट है, तो इसलिए डेट का कॉलम खाली है। अमाउंट है 1975 रुपए, ये मैंने 5 कैसा बना दिया, 1975 रुपए। क्लियर है बच्चे। चलिए जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की देखते हैं। अच्छा ये मार्च 19 का है, ये लो जी 19 मार्च 2017। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बच्चे क्या कहता है, कहता है ड्रू कैश, ड्रू माने निकालना, ड्रू कैश, कैश निकाल लिया ₹3000 एंड बाय चेक ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। अरे 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 अरे, बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया 3000 रुपए का, और चेक से निकाल लिया 5000 रुपए, नहीं बैंक से निकाल लिया उसने 5000 रुपए, और कैश लेगा 3000 रुपए का, और वो लेके चंपत हो गया। हम कौन है, याद रखिएगा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम अपने आप को बिजनेस मानते हैं। हमारे पास से बिजनेसमैन पैसा लेकर के चला गया, हमारी पॉकेट से क्या हुआ, कैश कम हुआ 3000 रुपए का, और हमारी पॉकेट से 5000 रुपए का बैंक बैलेंस भी कम हो गया। तो हमारे लिए तो ये एक्सपेंस है, मारो गोली एक्सपेंस एक्सपेंस को, हमारे पास से पैसा गया तो आप क्रेडिट कर देंगे। डेट क्या है, मार्च ऑफ 20th ऑफ मार्च 2017, आप लिख देंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। आपके पास से कैश कितना गया बच्चे, कैश गया 3000 का, 3000 रुपये आप कैश में से कम कर देंगे तो कैश को क्रेडिट कर दिया। 5000 रुपये बैंक से गए तो 5000 रुपये से बैंक को कम करने के लिए बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। बात क्लियर है। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है, मार्च 25 की, कहता है पेड विनोद बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने विनोद को पेमेंट कर दिया चेक से। पेड विनोद बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट करी है विनोद को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 2000 रुपये देने थे बट दिए कितने, 1850, हमें मतलब नहीं है कितने दे रहे थे, इससे कोई लेना देना नहीं है, दिए कितने वो बताओ, 1850 रुपए। हमने विनोद को दिए 1850 रुपए, तो हमारे पास से चेक से दिया है तो हमारे पास से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। मार्च 25 की एंट्री है 25/3/2017, आप लिख देंगे बाय विनोद्स अकाउंट, बाय विनोद्स अकाउंट, और आपने पैसे दे दिए हैं 1850 रुपये, 850 ही है ना, 1850 रुपये जी। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं पहले ये सारा का सारा तामझाम यहाँ से हटा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये इससे ये सब कुछ हटा देता हूँ मैं। चलिए टोटल करते हैं, और टोटल करने का तरीका वही है जो पहले था। आपको ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं करनी, नीचे की तरफ आप बेस पर आ जाइए, यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करिए, दोनों का एक साथ, कैश का भी और बैंक का भी एक साथ करेंगे हम। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैश और बैंक का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टोटल हमेशा डेबिट का ही ज्यादा होगा। असेट्स है तो डेबिट का ज्यादा होगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो सीधा आंख बंद कीजिए और डेबिट साइड्स के टोटल करना शुरू कर दीजिए। चलिए करते हैं 0 0 0 0, पहले कैश का टोटल करते हैं, उसके बाद सेकंड प्लेस पर आइए 0 0 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा बच्चे। उसके बाद आइए थर्ड प्लेस पे 2 2 और 9, 9 और 2 11 होते हैं, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 9, 3 और 9 12 होते हैं, 12 और 6 18 होते हैं, 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 28,150 रुपये का कैश का टोटल आ गया। करते हैं बैंक का टोटल 0 0 0 0 0 5, चलिए जी 5 आ गया।
सेकंड प्लेस पर आइए, 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 और 7 12 का 2 होता है, हासिल लगा 1। थर्ड प्लेस पर आइए, 3 2 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 9 12 और 9 21 होते हैं, 12 और 9 21 होते हैं का 1 हासिल लगे 2, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 9 9 और 8 17 होते हैं, 17 और 6 23 होते हैं, 23 और 1 24 होते हैं, 24 का 4, 24 का 4 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4, 44,125 रुपए आ गए। टोटल दोबारा करते हैं, 5 5 और 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 9 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 5 7 और 1 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24 का 4 हासिल लगे 2 और 1 3 और 1 4, 44,125 रुपए। यही टोटल उधर भी चला जाना है, 28,150 रुपए। आप लिख दीजिएगा 28,150 रुपए। फिर दूसरा अमाउंट है 44,125, ये भी लिख दीजिएगा 44,125 रुपए। टोटल कर में से सारा का सारा बैलेंस घटाते हैं। आपको मैंने बताया था कि जोड़ना है साथ साथ घटाना है। चलिए करते हैं, 0 0 0 0 में क्या जोड़ूं, 0 आ जाए, 0 में सर 0 जोड़िए 0 आ जाएगी। सेकंड प्लेस पर आइए, 0 0 0 0, यहाँ पर 5 है, 0 में क्या जोड़ूं कि 5 आ जाए, सर 0 में 5 जोड़ दो 5 आ जाएगा। थर्ड प्लेस पर आइए, 9 9 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, 9 ऊपर देखो थर्ड प्लेस पर 9 9 में क्या जोड़ूं कि 1 आ जाए, सर 9 में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो 11 का 1 आ जाएगा। चलिए जी, 9 में 2 जोड़े तो 11 का 1 हासिल लगा 1। मैंने ऊपर लिखने को मना करा था, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से कि नजर ना आए। देखिए दोबारा से, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 6, 2 और 6 8 होते हैं, 8 और 3 11 होते हैं, 11 में क्या जोड़ूं कि 8 आ जाए, 11 और 7 18 होते हैं, 11 और 7 18 का 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 में क्या जोड़ूंगे 2 आ जाए 0, तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, 7,250 बैलेंस आ गया। मैंने क्या करा, इनको जोड़ा और इस तरह से जोड़ा कि यहाँ पर क्या जोड़ूं कि ये वाली डिजिट आ जाए, अपने आप घट जाएगा वो। इधर करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए 0 0 0 0 में क्या जोड़ूंगे 5 आ जाए, 0 में 5 जोड़िए सर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट डिजिट देखिए 0 0 0 5, 5 में क्या जोड़ूंगे 2 आ जाए, 5 और 7 12 होते हैं, 5 में सर 7 जोड़ दीजिए, 12 का 2 आ जाएगा, हासिल लगा 1, उसको यहाँ पर ले जाइए, 1 और 5 6, 6 और 8, 6 और 8 होते 14, 14 में कितना जोड़ूं कि 1 आ जाए, 7 जोड़ने पर 21 आ जाएगा, 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 8 होते हैं 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, 16 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, 16 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 24 होते हैं, 16 और 8 24 होते हैं, 24 का 4 हासिल लगे 2, 2 ऊपर तो कुछ भी नहीं है, 2 में से क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए, 2 में सर 2 जोड़ दीजिए 4 आ जाएंगे। दोबारा समझिए, बैंक कॉलम का टोटल दोबारा करते हैं हम, 44,125 रुपए है, 44,125 में से हमें ये घटाना है, 0 0 0 5 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 6 और 8 14, 14 और 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 2 और 8 10 5 15 और 1 16, 16 और 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर है। यहाँ पर आप लिख देंगे बाय बैलेंस CD और डेट आ जाएगी 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए बच्चे, ये हमने पढ़ा है कैश बुक, कैश बुक विद बैंक कॉलम या कैश बुक ऑफ 2 कॉलम या कैश बुक ऑफ डबल कॉलम, तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, बिल्कुल आसान सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। कैश बढ़ेगा इधर, बैंक बढ़ेगा इधर, कैश घटेगा इधर, बैंक घटेगा इधर, कॉन्ट्रा एंट्री में आपको सी लिखना होता है, सिंपल सी बात थी। चलिए अब हम बात करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री में आपको समझा ही चुका हूं, अब हम बात करते हैं बच्चे रिकैप्चुलेशन की। हमने क्या क्या पढ़ा आज, आज हमने पढ़ा है डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है, दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी है कि चेक रिसीव होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, चेक रिसीव एंड डिपॉजिट से रिलेटेड बातें, कि भाई अगर सेम डे रिसीव, अगर आपको रिसीव हुआ सेम डे आपने डिपॉजिट कर दिया तो वेल एंड गुड, आपको रिसीव हुआ और कुछ भी नहीं बता रखा तो भी हम मानकर चलेंगे सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तीसरी चीज, रिसीव हुआ डिपॉजिट लेटर हुआ है, बाद में जमा कराया हमने, तो इसका मतलब ये कि रिसीव करते टाइम इसको आप कैश मानेंगे और डिपॉजिट करते टाइम कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बात क्लियर है। ये था आज का हमारा चैप्टर, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा है कैश बुक।
कैश बुक का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, कोई है ही नहीं। सब कुछ, सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मैंने आज इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कवर कर ली है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ अगले टॉपिक में अगली वीडियो मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अलविदा।